यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले, देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग। मैं आपकी आवाज की दुनिया का दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूँ। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं राजस्थान ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एक ऐसे वरिष्ठ अधिकारी जिन्होंने न केवल अपने लंबे प्रशासनिक जीवन में कई महत्वपूर्ण सुधार किए, बल्कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अधिक पारदर्शी, तकनीक आधारित और जनहितकारी बनाने में भी अहम भूमिका निभाई। आज हमारे अतिथि हैं श्री जीडी अग्रवाल जी, राजस्थान परिवहन विभाग के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी। अग्रवाल साहब ने अपने टेन्योर के दौरान डीलर एंड रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन टैक्स पेमेंट, वन टाइम टैक्स जैसी कई इनोवेटिव व्यवस्थाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन सबसे खास बात श्रोताओं, जो बात इसके लिए हमने आज इनको यहाँ इनवाइट किया है हमारे साथ परिचर्चा में, वो ये है कि अग्रवाल साहब आम अधिकारियों की तरह रिटायरमेंट के बाद अपनी किताबें पढ़ने, अखबार पढ़ने में व्यस्त नहीं रहे हैं। इसके बाद भी, इनका रिटायरमेंट के बाद भी इनका सफर रुका नहीं है। आज वे रोड सेफ्टी अवेयरनेस के लिए बहुत ही सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पेंशनर सोसाइटी के माध्यम से युवाओं और समाज को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक कर रहे हैं। इसके बारे में हम इस परिचर्चा में इनसे डिटेल में चर्चा करेंगे कि रोड सेफ्टी क्या है और उसके विभिन्न पहलू क्या है। तो आइए स्वागत करते हैं श्री जीडी अग्रवाल साहब का और जानते हैं उनकी प्रेरणादायक प्रशासनिक यात्रा, रिफॉर्म्स, रोड सेफ्टी मिशन और जीवन के अनुभवों के बारे में। अग्रवाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार आलोक जी, सभी श्रोताओं को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए शुरुआत करते हैं और शुरुआत से ही कर लेते हैं, आपके बचपन से कर लेते हैं। आप झुंझुनू गांव के, झुंझुनू जिले के गांव गोरेर में आपका जीवन बीता है। शुरुआती जीवन एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली से निकलकर प्रशासनिक सेवा तक आप पहुंचे। तो ये यात्रा कुछ ब्रीफ में हमें बताएंगे, कैसी रही, कैसा रहा आपका जीवन, शुरुआती जीवन? आलोक जी, मेरा जन्म तो गांव में हुआ, लेकिन क्योंकि पापा एजी ऑफिस में थे तो हम जयपुर शिफ्ट हो गए थे। अच्छा। और उसके बाद मेरी पढ़ाई सारी जयपुर में ही हुई है। लेकिन जैसे एक साधारण फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली है, उस तरह से मेरा जीवन निकला। वैसे हम 8 भाई बहन थे। फादर ज्यादातर ऑडिट के कार्य से, एजी के ऑफिस के कार्य से ऑडिट पर रहते थे। और 2 बहनों की जल्दी शादी हो जाने के कारण, चूंकि भाइयों में मैं सबसे बड़ा था, फिर तो इसलिए मेरे पे जिम्मेदारियां ज्यादा थी। तो मैंने 18 साल करके 18.5 साल में ही नौकरी कर ली थी। मैं पीएनटी डिपार्टमेंट में पहले मेरी पोस्टिंग हुई। वो सेकेंडरी के मार्क्स मेरे अच्छे थे, उसके आधार पर मैंने नौकरी ले ली। फिर ऐसे मैं कमर्शियल टैक्सेस में आया। फिर लास्ट में मैं ये राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के थ्रू इसमें ट्रांसपोर्ट सर्विस में आया। अच्छा। तो चलिए, ये तो आपका जीवन काफी संघर्ष का भी रहा और एक तरह से प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में आने के बाद आपकी शुरुआत हो गई। अब ये बताइए थोड़ा, ये ट्रांसपोर्ट विभाग के बारे में हम श्रोताओं को बताना चाहते हैं। आम लोगों से की ये धारणा है कि यहाँ सिर्फ लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन तक ही काम सीमित होता है, यही काम होता है जिससे जनता का साबका पड़ता है। तो अब मुझे एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट विभाग की फंक्शनिंग क्या है, उसके
वेरियस काम क्या क्या वो करता है और उसके परव्यू में क्या क्या आता है, कुछ एक ओवरव्यू सा दे दीजिए, क्योंकि आज आप हमारे साथ हैं तो मैं सोच रहा हूँ आपसे ये ज्ञान हमें मिलना चाहिए, हमारे श्रोताओं को सारा। पहले तो आलोक जी मैं ये स्पष्ट करूंगा कि एक पब्लिक को एक कॉन्सेप्ट में ये रहता, परसेप्शन ये है कि रोडवेज और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एक ही है, जबकि ये डिफरेंट डिपार्टमेंट है, पहली चीज तो। दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा मेरे श्रोताओं को कि ये इस पे 6,000 CR का एनुअल रेवेन्यू है इसमें डिपार्टमेंट का। तो ये कॉमर्शियल टैक्सेज, एक्साइज और रजिस्ट्रेशन स्टैम्प डिपार्टमेंट के बाद चौथा जो हाईएस्ट रेवेन्यू अर्निंग डिपार्टमेंट है। अच्छा। तो इसमें पब्लिक का तो ये वास्ता जनरली रजिस्ट्रेशन लाइसेंस से ही पड़ता है, लेकिन एक्चुअल में हम लोग जितने भी ये कॉमर्शियल और व्हीकल्स होते हैं, जैसे टैक्सीज, ऑटो रिक्शा, बसेज, ट्रक वगैरह है, इनको भी रेगुलेट करता है। इनके एनफोर्समेंट, व्हीकल की चेकिंग होती है, टैक्स की रिकवरी की रेवेन्यू होती है, रोड सेफ्टी पे भी हम काम करते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल पे भी हम काम करते हैं। तो इसका स्कोप तो बहुत बड़ा है और ये राजस्थान गवर्नमेंट के इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट में से ये है। अच्छा, तो जैसे अन्य सरकारी विभाग होते हैं उनमें इसमें क्या डिफरेंस है? अब इसकी पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बहुत व्यापक है? क्योंकि इसमें देखते हैं कि कई बार इनको पुलिसिंग पावर्स भी होती है, व्हीकल भी जब्त कर लेते हैं और जो टैक्स डिफॉल्टर्स हैं उन पे भी कार्रवाई कर लेते हैं। तो ये क्या क्या है इनकी, इस तरह की पावर्स हैं क्या इनके पास? जो है पुलिस वाली पावर्स भी होती है कि ट्रांसपोर्ट? हाँ, हमारे पास तो व्हीकल रिलेटेड सारी पावर्स है। चेकिंग के, तो व्हीकल्स के चेकिंग रिलेटेड यूनिफॉर्म, हमारे जो इंस्पेक्टर्स होते हैं वहां तक यूनिफॉर्म्स होती हैं। अच्छा। उनके फ्लाइंग स्क्वाड्स होते हैं, तो वो सब इस चीज को एनफोर्स करते हैं कि जैसे मोटर व्हीकल एक्ट के जो रेगुलेशंस हैं तो उसका कोई उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, जैसे ओवरलोडिंग है या कोई, जैसे आम पब्लिक का तो यह है कि हेलमेट नहीं पहन रहा, मोबाइल यूज कर रहा है गाड़ी चलाते टाइम, या सीट बेल्ट नहीं लगाया, ये एक पब्लिक का। और भी इसमें मोटर व्हीकल एक्ट के जो प्रावधान का उल्लंघन होता है उन सब पे हम लोग कार्रवाई करते हैं। विशेषकर हम लोग ओवरलोडिंग पे, जो ट्रकों पे ओवरलोडिंग होता है उस पर कार्रवाई करते हैं। और दूसरा चीज हम लोग जो है रेवेन्यू, जो टैक्स, जो डिफॉल्टर्स जो गाड़ियां है उन पे कार्रवाई करते हैं, तो उनको बंद भी करते हैं और उनका फिर अगर वो टाइम पे पेमेंट नहीं करते तो उन गाड़ियों का फिर ऑप्शन भी करते हैं। तो इस तरह से ये रेवेन्यू, मतलब मेनली तो ये रेवेन्यू और रेगुलेटरी डिपार्टमेंट है। अच्छा, वैसे मैं थोड़ा सा ऑफ द काफी सवाल कर रहा हूँ। जैसे मान लो हाईवे पे या किसी रोड पे कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो उसमें जो व्हीकल है उसकी क्या डिफॉल्ट है या उसने क्या गलती की, तो उस एरिया के अंदर भी आपका कोई पहुंच होती है? उस टाइम जब एक्सीडेंट्स होते हैं तो उस टाइम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या होता है इसमें? आलोक जी, मैं श्रोताओं को ये बताना चाहूंगा कि जैसे कोई जो सीवियर एक्सीडेंट होता है जिसमें 3 से ज्यादा मर जाते हैं आदमी रोड एक्सीडेंट में, उसकी हम लोग इंक्वायरी, हमारे जो इंस्पेक्टर्स होते हैं वो स्पॉट पे जाके इंक्वायरी करते हैं। वैसे तो जनरली पुलिस का ही काम है रोड एक्सीडेंट्स के बाद जो एक्शन लेने का, लेकिन वो उससे अगर कोई मेजर एक्सीडेंट्स होता है तो उसकी डिपार्टमेंट इंक्वायरी करता है, उसको रिकमेंड भी करता है किस तरह से कार्रवाई, और उसमें फिर अगर कोई लाइसेंस सस्पेंड भी करते हैं हम ड्राइवर का, अगर ड्राइवर की गलती होती है या उसकी फिटनेस, उसमें फिटनेस संबंधित अगर गाड़ी की फिटनेस सही नहीं है और फिटनेस सर्टिफिकेट तो फिटनेस भी उसका कैंसिल करते हैं। तो इस तरह का हम फिर उसमें बाद में कार्रवाई करते हैं। हाँ, कई बार ये होता है ना कि गाड़ी का अगर फिटनेस नहीं है, उसका मान लो स्टीयरिंग फेल हो गया या कोई ऐसी बात हो गई, गाड़ी की में कमी थी, उसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया, फिर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पिक्चर में आता होगा मेरे जाता। हाँ, यस, उसमें हम जो मैंने जैसे आपसे निवेदन किया कि जब बड़े एक्सीडेंट होता है, माइनर एक्सीडेंट में हम लोग इन्वॉल्व नहीं होते, मेजर एक्सीडेंट में ही डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है एक्सीडेंट मैटर्स में। ओके, तो चलिए, इतनी अच्छी बातें हमारी अग्रवाल साहब से हो रही हैं,
तो ऐसा करते हैं कि एक यहाँ रुक के एक अग्रवाल साहब की पसंद का गाना सुनते हैं और फिर इस बातचीत को आगे जारी रखते हैं। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया, आज फिर दिल को हमने समझाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या खोया हमने क्या पाया, हमने क्या खोया हमने क्या पाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। हाँ, वेलकम बैक अग्रवाल साहब। अब
थोड़ा सा आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है और जो आपका कार्य किया है आपने प्रशासनिक, उसके बारे में आते हैं, बातचीत करते हैं। आपको कई बार मैक्सिमम रेवेन्यू कलेक्शन के लिए मेरिट सर्टिफिकेट्स भी मिले हैं। तो ऐसा आपका कार्यशैली ऐसी क्या थी कि आपने सरकार ने आपको रिकॉग्नाइज किया और आपको मेरिट सर्टिफिकेट वगैरह दिए? ऐसे किस कार्य के लिए मिला था, पहले तो ये बताइए। आलोक जी, इसमें तो कोई ऐसा विशेष तो कारण नहीं था। एक्चुअली क्या, मैंने मोटर व्हीकल एक्ट को अच्छे से स्टडी किया, तो उसका मेरे को एक्सपर्टाइज काफी अच्छा है, वो अभी भी काम दे रहा है। अच्छा अच्छा। कंसल्टेंसी में इसमें अभी भी कर रहा हूँ। और अच्छा। मैंने क्या कि हेडक्वार्टर पे भी काम किया है, रूल्स के ड्राफ्टिंग भी की है और फील्ड में भी काम किया है। मेरे को मतलब सभी फील्ड में ट्रांसपोर्ट में काम किया हुआ है मेरा। अच्छा। और फिर क्या है कि मेरी जो फ्रैंक भी हूँ, थोड़ा बोल्ड, मतलब मेरी जो वर्किंग स्टाइल है कि रूल के हिसाब से काम करने की, तो उससे क्या है कि मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट भी रहा हूँ। और ये मेरा ट्रांसफर भी इसलिए बहुत ज्यादा होता है कि मैं पॉलिटिशियंस की बातें इतनी नहीं मानी, तो मेरी ट्रांसफर भी हर साल में हो जाया करते थे। लेकिन अच्छा, उसमें मुझे एक ये भी रहा, मुझे एक एडवांटेज की, मुझे एक मतलब किसी प्रेशर में काम नहीं करना पड़ा मुझे। हाँ, ये तो कई चुनौतियां होती हैं जब हम सिस्टम में काम करते हैं। अगर हम सिस्टम से सामंजस्य नहीं बिठाते तो फिर ट्रांसफर और ये सब तो बहुत बहुत मामूली चीजें जो होती रहती है। बिल्कुल, आपने बहुत कुछ नहीं कहते भी बहुत कुछ कह दिया है आपने, ये बात तो है अग्रवाल साहब। थैंक यू। अब ये बताइए कि टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन सर्विसेज, ये चलो मैं आपसे एक डायरेक्टली सवाल पूछता हूँ कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में अब ये दबी ढकी बात नहीं है कि किसी न किसी रूप में करप्शन हमेशा से रहा है, मिडिल मैन कल्चर इसमें रही है, एजेंट्स रहे हैं, सब कुछ रही है। तो क्या ये टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन सर्विसेज आने से कुछ ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, कुछ करप्शन का लेवल कम हुआ है, कोई एजेंट्स की इंटरफेरेंस कम हुई है, क्या हुआ है? कुछ आपका क्या विचार है? आलोक जी, इसमें मैं बताना चाहूंगा कि जैसे हमने 56 सर्विसेज जो हमारी जो हैं, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, परमिट वगैरह की, टैक्स वगैरह की, तो हमने ऑनलाइन कर दी है और उसको आरटीओ विजिट करने की जरूरत ही नहीं है। तो अच्छा। करप्शन तो जब होगा जब वो आरटीओ विजिट करे। और फिर पर हमारे क्या कि पब्लिक क्या है कि ये जो है वो आईटी सेवी नहीं है, प्रॉब्लम हमारे साथ ये है। तो वो उसको जो इसलिए हमें दिक्कत आ रही है। फिर वो ऑफिस जाते हैं, एजेंट को पकड़ते हैं। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि रजिस्ट्रेशन जैसे है प्रोसेस, तो नए रजिस्ट्रेशन में उसको डीलर के यही रजिस्ट्रेशन करवा लेगा वो, उसको ऑफिस पे जाने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा, हमारे 90% जो गाड़ियां हैं वन टाइम टैक्स से कवर हो गई। मतलब हमने उन गाड़ियों को दोबारा टैक्स जमा कराने के लिए हर साल पहले जाना पड़ता था, वो जाने की जरूरत ही नहीं है। सही बात है। वो आपको मतलब रजिस्ट्रेशन के टाइम ही उनका वन टाइम टैक्स जमा हो जाता है। तो इसलिए अब हमने ज्यादातर केसेस में उसको केवल जो बसेज हैं, ट्रक्स हैं, यही वन टाइम टैक्स जमा नहीं कराती है। बाकी छोटी गाड़ियां सारी उसमें आ गई। लाइसेंस में भी हमने बहुत इम्प्रूव किया है, परमिट्स में भी इम्प्रूव किया है। तो ऑनलाइन से मतलब ऑनलाइन टैक्स में अब करप्शन तो क्यों है कि पब्लिक आईटी सेवी नहीं है, प्रॉब्लम यह है। अगर वो जैसे, लेकिन मैं इसमें एक ये निवेदन करना चाहूंगा कि कई स्टेट्स ने परिवहन सेवा केंद्र स्थापित कर रखा है। तो वहां क्या है कि जैसे पासपोर्ट में आपने देखा होगा कि बैकएंड पे तो वो डिपार्टमेंट वाले बैठते हैं, पासपोर्ट वाले, बाकी प्राइवेट कंसल्टेंसी कंपनी वाले बैठते हैं। हाँ, टाटा वाले बैठते हैं, टीसीएस वाले बैठते हैं। हाँ, फ्रंट एंड पे बैठते हैं। तो ये हमने उनको सजेशन, जब मैं डेलोइट में था तो हमने ये उनको ये सजेशन दिया था। तो किन्हीं कारणों से ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। वैसे कई स्टेट में परिवहन सेवा केंद्र बने हुए हैं, तो वहां पर एक नॉमिनल फीस 50-100 रुपए में वो सारी सर्विसेज अवेल कर लेते हैं। दुर्भाग्य से हमारे यहाँ नहीं हो पा रही है। ये हमने उनको गवर्नमेंट को रिकमेंड भी किया था, लेकिन ये इम्प्लीमेंट हो नहीं पाया। गवर्नमेंट का ये व्यू था कि भाई ई मित्र केंद्र से ही करवा लेंगे काम। जब ई मित्र केंद्र वाले इतने एक्सपर्ट नहीं होते, ये नहीं होते। नहीं अग्रवाल साहब, ये तो आपका सजेशन बहुत मुझे पसंद आ रहा है कि अगर जिस तरह से पासपोर्ट के लिए टीसीएस हैंडल कर रही है और बहुत अच्छा सिस्टमेटिक काम है उनका, ऑर्गेनाइज भी है, तो उस तरह का अगर कोई ट्रांसपोर्ट के लिए सर्विसेज हो जाए तो मेरे ख्याल में बहुत समस्याएं दूर हो जाए।
वो बात तो सही है आपकी। और लेकिन थोड़ा सा एक जनता का, श्रोताओं, जनता का भी ये परसेप्शन है कि हम लोग एक बार भी चक्कर नहीं लगाना चाहते, और हम चाहते हैं कि घर बैठ के ही हमारा लाइसेंस और आरसी बन के आ जाए, सारा काम हो जाए। तो हम कई बार खुद जानकर एजेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं, जिससे हमें बिल्कुल ही करना पड़े। ये एक दिक्कत है। इसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है? क्या पब्लिक अवेयरनेस किस तरह से फैलाई जा सकती है अग्रवाल साहब? पब्लिक तो उसमें देखो सिंपल सिस्टम, एक्चुअली हमने प्रचार प्रसार भी इतना वो बजट नहीं होता, गवर्नमेंट का प्रचार प्रसार भी नहीं, लेकिन परिवहन .gov.in की एक साइट है सर। अच्छा। उस साइट पे आप स्टेट चूज करिए, आरटीओ चूज करिए, फिर आप सर्विसेज ले लीजिए। तो जैसे मैंने आपसे निवेदन किया कि 56 सर्विसेज हमारी ऑनलाइन हो चुकी है, तो उसको आरटीओ विजिट करने की जरूरत ही नहीं है, घर बैठे इसका काम हो सकता है। लेकिन पब्लिक को इतना पता नहीं रहता। सही बात। तो चलिए, अब आपको क्या लगता है, जैसे चलिए आप तो और कंसल्टेंसी वगैरह भी कर रहे हैं, ये आगे आने वाले समय में क्या डिजिटल रिफॉर्म्स हमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में देखने को मिल सकते हैं? डिजिटल रिफॉर्म तो इसमें जैसे अभी हमने जैसे आपको अभी बताया, जैसे कि रजिस्ट्रेशन लाइसेंस की अब हार्ड कॉपी रखने की जरूरत नहीं है। अब ये मतलब आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी से ही काम चल जाएगा। मतलब आपको स्मार्ट कार्ड के पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं है, वापस उसको कलेक्ट करने के लिए ऑफिस भी जाने की जरूरत नहीं है। और वो आपको ये वहीं से मिल जाएगा। फिर हमने इसमें डिजिटल में ये कर रखा है कि चालानिंग जो सिस्टम है, जिसमें हमारा मेजर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, करप्शन के है, उसको भी हम ITMS सिस्टम से कवर कर रहे हैं। मतलब कैमरे लग जाएंगे जगह जगह, और कैमरे से ही उनकी जो नंबर प्लेट की वो एक टेक्नोलॉजी होती है, उसको कहते हैं ANPR, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन। तो उस ANPR टेक्नोलॉजी से उसका मतलब गाड़ी का वो फैच हो जाएगा, और सिस्टम से वो जो वाहन सॉफ्टवेयर है उससे उसका पता पड़ जाएगा कि गाड़ी का परमिट है नहीं है, लाइसेंस मतलब पोल्यूशन है नहीं है, फिटनेस है नहीं है। तो उसका चालान मतलब बिना इंस्पेक्टर की प्रेजेंस के ही बन सकता है चालान। तो वो हम इस पे जा रहे हैं कि तो उससे ये करप्शन भी रुकेगा, और चालान सारे हमने ऑनलाइन कर दिया। मतलब वो मतलब मैनुअल नहीं बनाते चालान, उसको ई चालान हो गया। ऑनलाइन ही पेमेंट, चालान का भी पेमेंट ऑनलाइन होगा, वो नगद पैसा लेता नहीं है। आज ही अखबार में आया था कि वो पॉज मशीनें हम ट्रैफिक सिग्नल्स पे भी दे रहे हैं, उनको पेमेंट करने में दिक्कत आ रही थी चालान का, तो उसके बारे में आया था। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। इसी आशा के साथ हम एक नया गाना सुनते हैं और फिर इस बातचीत को आगे जारी रखते हैं। फिर छिड़ी रात बात फूलों की, फिर छिड़ी रात बात फूलों की। रात है या बारात फूलों की, रात है या बारात फूलों की। फूल के हार, फूल के गजरे, फूल के हार, फूल के गजरे। शाम फूलों की, रात फूलों की, शाम फूलों की, रात फूलों की। फिर छिड़ी रात बात फूलों की। आपका साथ साथ फूलों का, आपका साथ साथ फूलों का। आपकी बात बात फूलों की, आपकी बात बात फूलों की। फिर छिड़ी रात बात फूलों
की। फूल खिलते रहेंगे दुनिया में, फूल खिलते रहेंगे दुनिया में, रोज निकलेगी बात फूलों की, रोज निकलेगी बात फूलों की। फिर छिड़ी रात बात फूलों की। नजरें मिलती हैं, जाम मिलते हैं, नजरें मिलती हैं, जाम मिलते हैं, मिल रही है हयात फूलों के, मिल रही है हयात फूलों के। फिर छिड़ी रात बात फूलों की। ये महकती हुई गजल मखदूम, ये महकती हुई गजल मखदूम, जैसे सहरा में रात फूलों की, जैसे सहरा में रात फूलों की। पिछड़ी रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों की। हाँ, वेलकम बैक अग्रवाल साहब। अब आते हैं आपके असली जो मिशन है जिस पे आप काम कर रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद अब डेलोलाइट इंडिया के साथ और कंसल्टेंट के रूप में काम करना, ये अनुभव आपको कैसा रहा एक इस तरह की प्रोफेशनल एजेंसी के साथ, क्योंकि आप अभी तक सरकार के साथ काम कर रहे थे, तो इसमें क्या फर्क लगा आपको? तो इसका मुझे बड़ा अच्छा लगा कि डिलॉयट से एक बिग फोर, डिलॉयट के बारे में बताना चाहूंगा कि बिग फोर कंसल्टिंग कंपनी है वर्ल्ड की, और कंसल्टिंग में इसका बड़ा नाम है। तो मेरे को इसका सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इसने मैंने राजस्थान की बीपीआर बनाई और हिमाचल की बीपीआर इससे बनाई। अच्छा अच्छा। और अभी भी मैं डिलॉयट से मतलब लिंक हूँ। तो इसका डिलॉयट का मुझे अच्छा, मैं कुछ छोटे से एक दो एग्जांपल बताना चाहूंगा कि हमने किस तरह से टेक्नोलॉजी में लोगों को बेनिफिट हुआ। जैसे जी। एक मैं बताता हूँ कि पहले जैसे गाड़ी की जो कीमत होती, कॉस्ट, हमारा टैक्सेशन सिस्टम है वो गाड़ी की कीमत पे डिपेंड करता है। तो जी। कीमत पहले जो कॉस्ट है सिस्टम में हमें मैनुअली फीड करनी पड़ती थी कंप्यूटर पे। ओके। हमने उनको राय दी डिपार्टमेंट को कि भाई आप मैन्युफैक्चर कॉस्ट देता है मैंने वो होमोलोगेशन हमने करवा दिया। तो मैन्युफैक्चर जैसे मारुति है, तो मारुति की जो जितने भी मॉडल्स है तो उसकी कॉस्ट वो उसमें सिस्टम में डाल देता है, तो हमें मतलब फीड करने की जरूरत नहीं होती। मैनुअली गलतियां होती थी तो अच्छा। उससे तो एरर के चांसेस मिट गए। मतलब अंडर रिकवरी के जो ऑडिट वगैरह सब लफड़ा खत्म हो गया, मतलब और उसमें जो एक्चुअल टैक्स इम्पोज हो गया। ओके ओके। रेवेन्यू काफी बढ़ गई, डिपार्टमेंट की रेवेन्यू बढ़ी थे। इसी तरह से जैसे जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वगैरह है, जेसीबीज है, इनका रजिस्ट्रेशन होते नहीं थे और ये माइनिंग एरिया में चलती रहती थी बिना रजिस्ट्रेशन पे। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही चलती एक गाड़ी पे काफी पैसा बाकी रहता था। टैक्स जो 1.5-2 लाख रुपए टैक्स बनता था, ये रिकवर नहीं होता था। तो इसका हमने ये क्या टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन
जहाँ भी हमें लूपहोल्स लगे कि जहाँ टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन ले उसी टाइम हम पूरा वन टाइम टैक्स रिकवर करने लगे जी। हमारी हमने इनको रिकमेंड किया गवर्नमेंट को, उससे ये हो गया। इसी तरह और भी कई ऐसे मतलब ऐसे सुझाव थे जिससे मतलब मुझे बड़ा अच्छा इससे अच्छा अनुभव लगा मतलब। अच्छा, दैट रिमाइंड्स मी अग्रवाल साहब, मेरे को एक गांव वगैरह में या हाईवे के आसपास हम जाते हैं तो वहां जो ये ट्रैक्टर्स हैं ये तो बिल्कुल ऐसे फ्री स्टाइल में सारे घूमते रहते हैं, ज्यादातर तो मैंने देखा है। और इन पे ना तो कोई नंबर प्लेट ढंग से दिखती है, और इनका रजिस्ट्रेशन होता है कि नहीं होता है। ये एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स क्या माफ है टैक्सेस से, क्या है इनका चक्कर? नहीं, ट्रक को तो अब अब तो वो पहले पुराने ट्रैक्टर होंगे सब, अब तो नए ट्रैक्टर बिना रजिस्ट्रेशन के बाहर नहीं जा सकते। मतलब वो जब परचेजर को जब भी मिलेगा जब उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जैसे उसमें रिफ्लेक्टिव टैप वगैरह ये नहीं लगती, तो उससे वो क्या है कि एक्सीडेंट के कारण बनते हैं रोड पे, हाईवे पे, ये आप कह सकते हैं। तो उस पर भी इनको प्रयास करने की आवश्यकता है काफी। तो मतलब ये भी वन टाइम टैक्स देके ही खरीद सकता है ट्रैक्टर? हाँ, मैंने कहा ना, जैसे हमने केवल ट्रक बस जो बड़ी ट्रकें हैं और बड़ी बसें हैं, इनके अलावा सारी ही गाड़ियां वन टाइम टैक्स देके खरीद सकता है। ओके, क्योंकि ये तो कुछ बहुत ही एकदम फ्री स्टाइल घूमते रहते हैं और ना तो इनमें लाइट ढंग से जलती है ना कुछ करती है, और काफी एक्सीडेंट्स होते ही हैं इसकी वजह से, हम देखते ही हाईवे के आसपास। तो आप अग्रवाल साहब राजस्थान ट्रांसपोर्ट पेंशनर सोसाइटी के भी अध्यक्ष हैं, तो इस संस्था के नाम से आप थोड़ा रोड सेफ्टी के बारे में बताइए। इस पे किस तरह से आप काम कर रहे हैं और क्या क्या काम कर रहे हैं? एक्चुअली ये जो है हमारे 70 मेंबर्स हैं इसमें, जो रिटायर्ड जो ऑफिसर्स हैं। हमने ये सोचा कि भाई डिपार्टमेंट को मतलब हमें कुछ रिटर्न करना चाहिए। ठीक है। तो हमने भी ये सेवा के लिए भाई कि इसमें हम लोग का इसमें एक ऑडियो विजुअल प्रोग्राम बना रखा हमने, डॉक्यूमेंट्री टाइप का। तो अच्छा, 40 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है। अच्छा, तो हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जैसे कॉलेजेस वे स्कूल, बड़ी हायर स्कूल है, उसमें जाते हैं और उनको बच्चों को डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं और ट्रैफिक के नियमों के बारे में उनको अवेयर करता है। हमारा मेन उद्देश्य तो ये है। इसके अलावा मैं काफी इसमें जैसे हम डिपार्टमेंट में भी इन्वॉल्व रहते हैं, जब इनकी मीटिंग्स होती है तो उसमें हमें बुलाया जाता है। मतलब इसके एक एनजीओ, हमारा जो एनजीओ है इसमें इम्पोर्टेंट वो है ट्रांसपोर्ट पेंशनर सोसाइटी और रोड सेफ्टी अवेयरनेस के नाम से हमने एक ये एनजीओ बना रखा है। तो उसका मैं राजस्थान का अध्यक्ष भी हूँ। तो उसमें हम लोगों ने ये कि जब हाई लेवल पे जब मिनिस्टर्स या कमिश्नर लेवल पे मीटिंग होती है उसमें भी हम अटेंड करते हैं। सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेज होती है, वर्कशॉप्स होती है, उनमें भी अटेंड करते हैं। और समय समय पे हम गवर्नमेंट को इसमें रोड सेफ्टी सिनेरियो इंप्रूवमेंट करने के लिए हम अपने रिप्रेजेंट भी करते रहते हैं। अच्छा, तो क्या बच्चों को आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाके उनको अवेयरनेस फैलाते हैं? दूसरा, क्या कभी कभी बच्चों को लेके इधर भी आते हैं चौराहे वगैरह पे या क्रॉसिंग पे, उनसे लोगों को समझाने के लिए या उनको समझाइश करने के लिए, जो लोग बिना हेलमेट के घूम रहे हैं, ऐसे कोई बच्चों को लेके जाते भी है? उन बच्चों को, स्कूल वालों को आगे भी नहीं, इस तरह ये हम नहीं करते, ट्रैफिक पुलिस करते हैं। हम लोग तो वहीं तक ही सीमित हैं कि जहाँ कॉलेज और स्कूल्स वगैरह में ही हम हमारा प्रोग्राम रखते हैं। रोड पर नहीं लेके आते बच्चों को। क्योंकि ये बहुत अनऑर्गेनाइज सा दिखता है, क्योंकि देखते हैं कि मेजर चौराहों पे जो बड़ी सड़कें उन पे तो फिर भी लोग हेलमेट लगा लेते हैं, लेकिन जो गली कूचों के अंदर लोग होते हैं वहां तो कोई हेलमेट लगाता ही नहीं है आजकल। ये बात है। इसके बारे में मैं एक ये बताना चाहूंगा कि सभी ये मानते हैं कि अभी तक कुछ नहीं हुआ। मतलब जनरल पब्लिक का ये रहता है कि मैं बिना हेलमेट से चलता रहा हूँ, आगे भी मेरा कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं एक बताता हूँ, एक छोटी सी गलती आपकी जानलेवा साबित हो सकती है कि कभी भी इन सुरक्षा मामलों में चूक नहीं करनी चाहिए हमें। मतलब हमेशा ही ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए। चलिए, तो इसी जो हमारी सड़क दुर्घटनाएं और उनसे बचाव और सुरक्षा, जीवन में सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। सबसे अहम और इम्पोर्टेंट बात यह है। तो इसी बात पे रुक के हम एक गाना सुन लेते हैं और फिर आगे इस बातचीत को जारी रखते हैं। करीब करीब हम आखिरी पायदान पर आ गए हैं और अब थोड़ी से सवाल और हैं बस अग्रवाल साहब।
तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। आँखों में नमी हंसी लबों पर, आँखों में नमी हंसी लबों पर, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। बन जाएंगे जहर पीते पीते, बन जाएंगे जहर पीते पीते, ये अश्क जो पीते जा रहे हो, ये अश्क जो पीते जा रहे हो। जिन जख्मों को वक्त भर चला है, जिन जख्मों को वक्त भर चला है, तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो, तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मात खा रही हो, रेखाओं से मात खा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। अब अग्रवाल साहब थोड़ा सा आपके व्यक्तिगत जीवन की तरफ आते हैं।
आपने बताया कि आपकी पत्नी रेणु अग्रवाल जी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी चुनौती के बावजूद बेहद पॉजिटिव जीवन जी रही है। तो ये किस तरह से आपने उनको सपोर्ट करते हैं और क्या आप लोग दोनों को क्या खास एक्टिविटी करते हैं जिससे उनकी लाइफ नॉर्मल रहे? कुछ इसके बारे में बताइए। हाँ, अगर बताना चाहें आप तो। हाँ सर, थोड़ा सा व्यक्तिगत सवाल है। डेफिनेटली सर, मैं बताना चाहूंगा कि पहले तो मेरे वाइफ को भी मतलब धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो उन्होंने अपने सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया कि मतलब कि मैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगा। हाँ बताइए। हाथ पैरों की स्ट्रेंथ है, मसल्स, उनके हाथ पैरों की स्ट्रेंथ की मसल बिल्कुल खत्म सी हो जाती है। वो उठाना बैठाना पड़ता है, सारा काम कराना पड़ता है। तो फिर लेकिन वो बड़ी पॉजिटिव है और मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि हम सारे सोशल प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं, किटी अटेंड करते हैं, घूमते हैं और सब मतलब सिनेमा भी जाते हैं, मार्केट भी जाते हैं। तो मैं मतलब वो बहुत पॉजिटिव है मेरे लिए इस चीज को लेके। बहुत बहुत ये इस तरह का सपोर्ट अपने पार्टनर का मिल जाए अगर ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में तो बहुत बड़ी बात होती है। तो चलिए इस बात पे भी हम एक अच्छा सा गाना सुनते हैं, लेकिन उससे तो आप ये एक्सटेंसिव ट्रेवलिंग करते हैं, कोई खास जगह ऐसी जो आपकी फेवरेट हो जहां आप जाना पसंद करते हो, जयपुर में या कहीं विदेश में या देश में, कहाँ आपने ट्रेवलिंग कर ली है? सर मैंने करीब पूरा अभी 2-3 साल में करीब कश्मीर, आसाम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात, मतलब बड़ा एक्सटेंसिवली ट्रेवल कर लिया करीब इंडिया के सभी पार्ट्स में। और मुझे अच्छा लगता है और एक्चुअली हमें सब जगह हेल्प भी मिल जाती है। जैसे लंबे टूर तो हम हवाई जहाज से गए तो एयर होस्टेस वगैरह, मतलब हर जगह का हमें सपोर्ट मिलता है। ऐसा हमें व्हील चेयर को लेके बल्कि फायदा ही रहता है कि जैसे कहीं भी एंट्री होती है तो प्रेफरेंस इनको मिलती है। तो कोई मुझे ज्यादा दिक्कत आई नहीं इसमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल समझ गया। वो थोड़ा सा व्हील चेयर से आपको प्रेफरेंस भी मिल जाता है, वो भी मिल जाता है। लेकिन ये आपने बताया कश्मीर, आसाम और कहाँ आप उनको घुमा लाए, इसके लिए तो आपको बहुत ही एक साधुवाद होना चाहिए आपका। बहुत अप्रिशिएशन वाली बात है साहब। इतनी डिफिकल्टी के बावजूद आप उनको लेके जाते हैं, ये तो बहुत ही आपके अंदर जीवटता है, यही कहना चाहिए। नहीं तो, वो भी पॉजिटिव है सर, इसलिए मैं ये कर पाता हूँ कि वो पॉजिटिव काफी है। ये बहुत बात है उनका पॉजिटिव रहना और उनका जाने के लिए तैयार रहना, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं कई बार तो इंसान ऐसी बीमारी में, डिप्रेशन में चला जाता है, उसकी इच्छा ही नहीं करती है कहीं जाने की। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो चलिए इस जीवटता के नाम पे और इसी उत्साह के नाम पे जो मिसेस अग्रवाल में हम रुक के गाना सुन लेते हैं और फिर इस बातचीत को रैप अप करते हैं। मेरा दिल है जिद्दी, नहीं सुनता किसी की, जो ठान ली मैंने वो मंजिल है मेरी। हार के डर से न कभी रुकने वाला, ये जिद्दी दिल मुझे हर जंग जिताने वाला। रातों को जागा, सपनों में खोया, मेहनत से मैंने अपना कुल मुकाम को खुद से बोया। जो कहते थे ये राहें मुश्किल बहुत है, अब देखो मैं चलता हूँ सबसे आगे, वो पीछे सब रह गए। ये जिद्दी दिल ना हार मानेगा, हर मुश्किल को ये पार करेगा। आंधियों में भी ये जलता रहेगा, मेरा जिद्दी दिल सब बदल देगा। दुनिया के नियमों को कभी मानता नहीं, मैं अपने रास्ते खुद बनाता कहीं। जो कहते थे तुमसे ना होगा, अब वही देख रहे मैं कैसे चला अकेला। दुनिया ताकत है मेरी खुद की पहचान, मैं वही हूँ जो लिखता है अपनी नई कहानी। हर दिन नई लड़ाई, हर कदम नया इम्तिहान, पर मैं वही हूँ जो हर जख्म को बनाता निशान। ये जिद्दी दिल
ना हार मानेगा, हर मुश्किल को ये पार करेगा, आंधियों में भी ये जलता रहेगा, मेरा जिद्दी दिल सब बदल देगा, ना मुझे परवाह दुनिया क्या कहे, मैं तो उड़ूंगा अपने सपनों के परों पे, जो भी हो रास्ता मैं थाम लूंगा, ये जिद्दी दिल है सब हासिल कर लूंगा, अब कोई नहीं रोक सकता मुझे, ये दिल है जिद्दी चल पड़े खुद से, आसमां से ऊंचा मेरा हौसला है, मैं जीतूंगा जरूर क्योंकि मेरा दिल जिद्दी है, ये जिद्दी दिल ना हार मानेगा, हर मुश्किल को ये पार करेगा, आंधियों में भी ये जलता रहेगा, मेरा जिद्दी दिल सब बदल देगा। हाँ अग्रवाल साहब, तो अब ये बताइए कि खास तौर से चूंकि आप आजकल रोड सेफ्टी पर काम कर रहे हैं, तो अंत में हमारे श्रोताओं और विशेषकर युवाओं और वाहन चालकों के लिए आप कोई ऐसा संदेश, कोई ऐसी बात कहना चाहें जिससे कि वो जब भी सड़क पर जाएं तो अपने आप को सुरक्षित रखें, खुद को भी रखें और जो दूसरे लोग हैं उनको भी सुरक्षित रखें, तो उनके लिए कुछ कहना चाहें तो आपका स्वागत है। सर, इस पे मैं युवाओं और ड्राइवर्स के लिए जो आपने कहा है कि सेफ ड्राइव करिए क्योंकि जीवन बड़ा अनमोल है, तो आप ट्रैफिक का रूल को फॉलो करिए और उसमें आपको दो चीजों का बेनिफिट है, एक तो चालान आपका नहीं होगा कभी, मेंटल पीस भी रहेगी और आपका जीवन भी सुरक्षित रहेगा। अगर आप जल्दबाजी करते हैं और उसमें और स्पीडिंग करते हैं तो आप 10 मिनट पहले तो पहुंच जाएंगे लेकिन आप अपने जीवन को खतरे में डालेंगे। तो आप ट्रैफिक के नियमों को पालना करना ही आपके लिए समझदारी का काम है। इसके अलावा मैं यूथ को एक मैसेज और देना चाहूंगा कि आप साइंटिफिक टेम्परामेंट रखें, IT सेवी बने, हार्ड वर्क करें और सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। यूथ को मैं ये एडिशनल मेरा मैसेज भी देना चाहूंगा। बिल्कुल सही बात है। तो आपकी जो रोड अवेयरनेस की कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, अगर किसी तरह से हम लोग उससे जुड़ सके तो हमें बेहद खुशी होगी, बताइएगा अगर ऐसा कोई संभव हो तो। डेफिनेटली अगर आपके पब्लिसिटी करनी हो रेडियो पे या कोई ऐसा काम करना हो, कुछ उसके लिए प्रमोशन करना हो, बताना हो तो आप बताइएगा। डेफिनेटली आलोक जी, हमारी बड़ी सुंदर डॉक्यूमेंट्री है, वो लोगों बच्चों को बड़ी पसंद आती है, बड़ी इंफॉर्मेटिव है। और तो मतलब आप कभी किसी आपके कोई परिचित के कोई स्कूल कॉलेज वगैरह में कोई प्रोग्राम होना चाहेंगे तो हम डेफिनेटली वहाँ आएंगे और हमें अच्छा लगेगा। चलिए, बहुत बढ़िया। तो श्रोताओं, आज की इस विशेष बातचीत में हमने जाना कि किस तरह एक संवेदनशील दूरदर्शी प्रशासनिक अधिकारी अपने कार्यकाल में सिस्टम को बदलने की दिशा में सार्थक प्रयास करता है। श्री GD अग्रवाल जी ने न केवल ट्रांसपोर्ट विभाग में तकनीक और पारदर्शिता को बढ़ावा दिया, बल्कि रिटायरमेंट के बाद भी रोड सेफ्टी अवेयरनेस के माध्यम से समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सर, आपके अनुभव, विचार और प्रेरणादायक जीवन यात्रा हमारे श्रोताओं के लिए आपने साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आपने हमें समय दिया। आलोक जी, आपको भी धन्यवाद, श्रोताओं को भी धन्यवाद, उन्होंने ये सब मेरा सुना। थैंक यू वेरी मच। तो श्रोताओं, यदि आप वाहन चलाते हैं तो ट्रैफिक रूल्स का पालन कीजिए, सीट बेल्ट और हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि सुरक्षित सफर ही सबसे महत्वपूर्ण सफर है। इसी संदेश के साथ मैं आलोक कुमार आपसे विदा लेता हूं। सुनते रहिए रेडियो SN। नमस्कार। दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना न भूलिएगा।